सुनो सब, ये है भारत की शान, सबसे ऊपर अपना संविधान, हक से जीने की आजादी का पैगाम, कानून की नजर में सब बराबर यार, मूल अधिकार ये है अपनी जान, हर एक नागरिक का इसमें है मान, बदलते देश का ये ही है ज्ञान, अपना संविधान, अपना संविधान। रास्ते मुश्किल पर इरादे हैं फौलादी, सपनों की आजादी ये है मेरी बर्बादी, हार को बनाया मैंने जीत का निशाना, खुद पे विश्वास यही है मेरा तराना, संविधान है अपना हर सपना होगा पूरा, मेहनत से लिखेंगे अपना नया दस्तूर, संविधान है अपना हर सपना होगा पूरा, मेहनत से लिखेंगे अपना नया दस्तूर। क्या आपने कभी सोचा है कि 1975 के आपातकाल के दौरान, मतलब जब देश में लगभग सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, तब कौन सी वो एक चीज थी जिसने हमारे लोकतंत्र को पूरी तरह से बिखरने से बचा लिया? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। असल में जो हम संविधान की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये वकीलों की भारी भरकम किताबों में बंद कोई बहुत ही नीरस और जटिल सा कानूनी ढांचा है। हाँ बिल्कुल, स्कूल के दिनों में तो ये बहुत बोरिंग लगता था। वही तो, लेकिन हकीकत में ये किसी देश का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तय करता है कि सत्ता किसके पास होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस सत्ता पर लगाम कैसे कसी जाएगी। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन भी यही है। हम इस वर्चुअल 3D प्रेजेंटेशन की 12 महत्वपूर्ण स्लाइड्स के माध्यम से उन पन्नों को डिकोड करेंगे जो सिर्फ नियम कानून नहीं है। बिल्कुल। हम समझेंगे कि इतनी विशाल विविधताओं वाला हमारा देश एक सूत्र में कैसे बंधा हुआ है। संविधान की उद्देशिका, अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों की खींचतान, आपातकाल और डॉक्टर अंबेडकर का विजन, सब कुछ डिकोड करेंगे ताकि परीक्षा के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट न छूटे। हाँ, और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि संविधान में क्या लिखा है, बल्कि हम इस क्यों और कैसे की गहराइयों में जाएंगे कि वे नियम क्यों बनाए गए। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक नीले रंग की किताब है जिसमें से सुनहरे अक्षरों में उद्देशिका मतलब प्रियम्बल चमकते हुए बाहर आ रही है। अरे वाह, ये 3D विजुअल तो बहुत शानदार लग रहा है ना? देखो, उद्देशिका केवल एक परिचय नहीं है, ये पूरे संविधान की आत्मा है। जब भी अदालतों के सामने किसी कानून की भाषा उलझी हुई होती है तो जज वैधानिक अस्पष्टता दूर करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। एसआर बोम्मई मामले में इसे बुनियादी ढांचे का अभिन्न अंग माना गया था। एक सेकंड, मुझे यहाँ एक शंका है। अगर उद्देशिका केवल एक प्रस्तावना है तो ये कानूनी विवादों को सुलझाने में एक व्याख्यात्मक उपकरण, मेरा मतलब है इंटरप्रिटेटिव टूल के रूप में कैसे काम कर सकती है? इसे ऐसे समझो, जब भी कोई कानून स्पष्ट नहीं होता तो अदालतें ये देखती हैं कि संविधान निर्माताओं का असली इरादा क्या था, और वो इरादा इसी उद्देशिका में लिखा है। अच्छा, समझी। अरे यहाँ स्लाइड पर एक एग्जाम अलर्ट भी ब्लिंक कर रहा है। इसमें लिखा है Q1 एसआर बोम्मई मामले में उद्देशिका की स्थिति और Q2 संप्रभुत्व का अंतिम स्रोत। हाँ, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। परीक्षा के लिए याद रखना कि संप्रभुता किसी राजा या संसद में नहीं, बल्कि हम भारत के लोग में निहित है और उद्देशिका बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। बिल्कुल, इसे तो नोट कर लिया है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर प्राचीन यूनानी शैली के 5 विशाल स्तंभ एक भव्य कांच के गुंबद को संभाले हुए हैं। ये 5 स्तंभ भारतीय राज्य की प्रकृति को दर्शा रहे हैं, है ना? एकदम सही। ये हैं संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। अब यहाँ समाजवादी का अर्थ आय असमानता कम करना है और गणराज्य का मतलब है कि राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है। मुझे एक बात हमेशा उलझाती है, एक देश लोकतांत्रिक होते हुए भी गणराज्य क्यों नहीं हो सकता? जैसे ब्रिटेन का उदाहरण लें, वहां लोकतंत्र तो है पर वो गणराज्य नहीं है, ऐसा क्यों? बहुत ही तार्किक सवाल है। देखो, लोकतंत्र का मतलब है कि सरकार जनता चुनेगी, लेकिन गणराज्य का संबंध राष्ट्र प्रमुख से है। ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख आज भी राजा या रानी होते हैं, मतलब एक वंशानुगत पद। हाँ, और भारत में हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। बिल्कुल, इसलिए हम गणराज्य हैं।
अरे यहाँ भी एक एग्जाम अलर्ट है। इसमें गणराज्य का अर्थ और समाजवादी व्यवस्था का उद्देश्य पूछा गया है। तो परीक्षा में बिना किसी कंफ्यूजन के राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होता है को गणराज्य के लिए और आय असमानता को कम करना को समाजवादी के लिए टिक करना है। समझ गई। आगे बढ़ते। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो इस स्लाइड पर न्याय के तराजू के ऊपर एक बड़ा सा सुनहरा मैग्नीफाइंग ग्लास 1976 साल को जूम करके दिखा रहा है। 1976 मतलब 42वां संशोधन। हाँ, इसी 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द उद्देशिका में जोड़े गए। इसने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया और विशाल विविधता के बीच धार्मिक तटस्थता को शासन का अनिवार्य अंग बना दिया। पर एक मिनट, क्या इन शब्दों को जोड़ने से पहले हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी नहीं था, या फिर इस संशोधन ने सिर्फ उस भावना को शब्दों में ढाला? तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। हमारा संविधान शुरुआत से ही प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी था। तो फिर अलग से जोड़ने की क्या जरूरत थी? वो दौर राजनीतिक उथल-पुथल का था। इस संशोधन ने उस अंतर्निहित भावना को स्पष्ट रूप से लेबल कर दिया ताकि भविष्य में कोई वैधानिक भ्रम ना रहे। अच्छा, अब समझ में आया। और देखिए, स्लाइड के कोने में एग्जाम अलर्ट है, संशोधन का नाम और इसका मुख्य प्रभाव। इसे तो रट लो। 42वां संशोधन 1976 ही वो मिनी संविधान है जिसने राज्य की धार्मिक तटस्थता को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया। एकदम क्लियर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो इस स्लाइड पर सोने और चांदी की 2 अंगूठियां आपस में इंटरलॉकिंग तरीके से जुड़ी हुई हैं। ये भाग 3 और भाग 4 का संतुलन लग रहा है। बिल्कुल। भाग 3 यानी मूल अधिकार, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहते हैं, और भाग 4 यानी नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी, जो लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। हाँ, अनुच्छेद 37। सही कहा। अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी अदालतों द्वारा लागू नहीं हो सकते, लेकिन शासन में मूलभूत हैं। दालमिया सीमेंट मामले में इसी संतुलन को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। पर मुझे एक बात अजीब लगती है, जो चीज अदालत में लागू, मेरा मतलब है इन्फोर्सेबल ही नहीं हो सकती, वो कानून बनाने में मूलभूत कैसे हो सकती है? जरा सोचो, 1950 के भारत के पास क्या इतने संसाधन थे कि वो सबको घर और रोजगार की कानूनी गारंटी दे सके? नहीं, खजाना तो खाली था। इसलिए इन्हें भविष्य के लिए एक नैतिक लक्ष्य बना दिया गया। जब भी सरकार कानून बनाएगी, उसे इन सिद्धांतों का पालन करना ही होगा। ये बहुत ही दूरदर्शी सोच थी। यहाँ स्लाइड पर एग्जाम अलर्ट भी आ गया है, संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया है और अनुच्छेद 37 की प्रकृति क्या है? परीक्षा के लिए याद रखना, दालमिया सीमेंट मामला और अदालत में प्रवर्तनीय नहीं, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लेकिन अहम सवाल हैं। ठीक है, इसे मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो इस स्लाइड पर संगमरमर और रोज गोल्ड के 4 पजल के टुकड़े आपस में बिल्कुल फिट हो रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत है, मतलब डॉक्ट्रीन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये मानता है कि मूल अधिकार और डीपीएसपी विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की थी। के लिए किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम कर दे तो न्यायपालिका इस सामंजस्य को कैसे मापती है? पढ़ना तो एक तरफ झुकेगा ही ना। यही तो संतुलन का खेल है। अदालतें देखती हैं कि क्या वो प्रतिबंध उचित है। केशवानंद भारती मामले में इसे ही रणनीतिक विशेषता माना गया था। आप सामाजिक भलाई के नाम पर बुनियादी अधिकारों को पूरी तरह कुचल नहीं सकते। समझ गई। यहाँ एग्जाम अलर्ट में पूछा है कि सामंजस्य निर्माण किन अवधारणाओं को पूरक मानता है और कौन सा ऐतिहासिक मामला है। तो परीक्षा में बिना सोचे मिनर्वा मिल्स और मूल अधिकार व निदेशक तत्व वाले विकल्प को ही सही मानना है। परफेक्ट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो इस स्लाइड पर एक कांच के बड़े से सुरक्षित डोम के अंदर एक खूबसूरत और हरा भरा शहर बसा हुआ है। ये विजुअल तो बहुत ही प्यारा है। ये अधिकारों और नीतियों का संतुलन है जो बुनियादी ढांचे का अनिवार्य हिस्सा है। मूल अधिकार एक सुरक्षा कवच हैं जो नागरिकों को राज्य की निरंकुशता से बचाते हैं, और डीपीएसपी उस शहर को लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करते हैं। क्या इस ग्लास डोम का मतलब ये है कि संसद बहुमत होने पर भी इस संतुलन को कभी भी किसी भी कानून से नहीं तोड़ सकती? बिल्कुल सही। बहुमत चाहे 100% क्यों ना हो,
या कांच का डोम अभेद्य है। वाओ, ये तो बहुत ताकतवर बात है। और यहाँ एग्जाम अलर्ट आ गया है। लोक कल्याणकारी स्वरूप कौन प्रदान करता है और मूल अधिकारों का मुख्य कार्य क्या है? इसे एकदम दिमाग में बिठा लो। नागरिकों को राज्य की निरंकुशता से बचाना ही मूल अधिकारों का प्राथमिक कार्य है। परीक्षा में यही विकल्प सही होगा। जी बिल्कुल याद रहेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर भारत का एक 3D मैप है जिसमें सभी राज्यों से निकलकर चमकदार तारे केंद्र में एक मजबूत हब से जुड़ रही हैं। ये तो हमारा संघीय ढांचा लग रहा है। हाँ, भारत अर्धसंघीय है, यानी क्वासी फेडरल। अनुच्छेद 1 इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। अमेरिकी संघ की तरह हमारे राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। उन्हें अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो मतलब कोई राज्य अपनी मर्जी से भारत से बाहर नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं। देश को विखंडन से बचाने के लिए जानबूझकर एक मजबूत केंद्र रखा गया है, जिसे यूनिटरी बायस कहते हैं। अगर राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, तो क्या इसका मतलब ये है कि संकट के समय भारत पूरी तरह से एक एकात्मक यानी यूनिटरी देश बन जाता है? हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। संकट आते ही सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। अरे, यहाँ एग्जाम अलर्ट है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है और मजबूत केंद्र का कारण? ध्यान रखना, परीक्षा में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स पर टिक मत करना। सही उत्तर यूनियन ऑफ स्टेट्स ही होगा। डन, मैंने नोट कर लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3 कांच के शील्ड्स हैं। पहले में 2 तलवारें हैं, दूसरे में संसद भवन है और तीसरे में एक बड़ा सा बैंक वॉल्ट है। तलवारें, संसद और बैंक वॉल्ट, ये पक्का आपातकाल से जुड़ा है। एकदम सही पकड़ा। भाग 18 में देश की रक्षा के लिए 3 आपातकाल हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, जो युद्ध या विद्रोह के लिए है। और दूसरा? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। और तीसरा है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, जब देश की साख को खतरा हो। बैंक वॉल्ट को देखकर मुझे एक शंका हो रही है। क्या भारत में कभी अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल लागू करने की नौबत आई है? 1991 में तो बहुत बुरा हाल था। हालत बहुत खराब थी, लेकिन हमारी नीतियों की सफलता है कि भारत में आज तक कभी भी अनुच्छेद 360 लागू नहीं किया गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, स्लाइड पर एग्जाम अलर्ट है। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर कौन सा अनुच्छेद और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान? 356 और 360 का अंतर परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा सवाल है, इसे मत भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक बड़ा सा चमकता हुआ ताला है जिस पर 44 लिखा है, और वो ताला टूट रहा है जिसके अंदर से एक सुरक्षित दस्तावेज बाहर आ रहा है। 44 मतलब 1978 का 44वां संशोधन? हाँ, इस संशोधन ने आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोका। आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। ये तो बहुत जरूरी बदलाव था। और सबसे बड़ा बचाव ये किया गया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। मुझे ये पूछना है कि आंतरिक अशांति शब्द इतना अस्पष्ट क्यों था और इसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1975 में इसी अस्पष्टता का फायदा उठाकर आपातकाल लगाया गया था। कोई भी शांतिपूर्ण विरोध आंतरिक अशांति कहा जा सकता था। अब समझी। यहाँ एग्जाम अलर्ट में पूछा है कि आंतरिक अशांति की जगह कौन सा शब्द जोड़ा गया और महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते, इसे भूलना मत। एकदम याद रहेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर डॉक्टर अंबेडकर की एक शानदार कांस्य प्रतिमा है जो आगे की ओर इशारा कर रही है, और उनके पीछे बड़े बड़े सुनहरे कोटेशन मार्क्स हैं। डॉक्टर अंबेडकर का विजन, जिस संविधान की असली नींव है। बिल्कुल। उन्होंने संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर बल दिया। उनका मानना था कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र नहीं टिक सकता। तो ये स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात हो रही है? हाँ, ये एक त्रिमूर्ति है। इनमें से किसी एक को अलग करने से लोकतंत्र विफल हो जाता है। क्या समाज में मौजूद जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव सामाजिक लोकतंत्र के इस विजन को सीधे तौर पर चुनौती देता है? पूरी तरह से। अगर समाज में गैर बराबरी है
तो सिर्फ वोट देने का अधिकार दे देने से असली आजादी नहीं मिलती। सामाजिक लोकतंत्र के बिना सब खोखला है। सही बात है। यहाँ एग्जाम अलर्ट है, सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ और किस नैतिकता पर सबसे अधिक बल दिया गया। परीक्षा में अगर अंबेडकर जी के विजन पर सवाल आए तो संवैधानिक नैतिकता वाले विकल्प को ही चुनना। ठीक है, मोरालिटी वाला ऑप्शन चुनना है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक पारदर्शी और चमकता हुआ कांच का क्यूब है, जिसके बिल्कुल सुरक्षित केंद्र में भारत का संविधान रखा हुआ है। ये फिर से बुनियादी ढांचे की बात कर रहा है ना? हाँ, केशवानंद भारती मामला 1973। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल स्वरूप को नष्ट नहीं कर सकती। धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा और स्वतंत्र न्यायपालिका इसके अभिन्न अंग हैं। और अपशिष्ट शक्तियों का भी कोई रोल है इसमें? बिल्कुल। अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूअरी पावर्स केंद्र के पास होना ही इसे एक मजबूत यूनियन बनाता है। एक डाउट है, ये अवशिष्ट शक्तियां होती क्या है? क्या जो विषय तीनों सूचियों में नहीं है वे सीधे केंद्र को मिल जाते हैं? एकदम सही। जैसे इंटरनेट या साइबर स्पेस जो 1950 में नहीं थे, वे सब अपने आप केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट व्यवस्था है। और एग्जाम अलर्ट में भी यही है, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस मामले में आया और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं। तो हमेशा याद रखना, केशवानंद भारती मामला और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये दोनों तथ्य किसी भी पॉलिटी एग्जाम की जान है। बिल्कुल, एकदम पक्का हो गया। चलो अब हमारी आखिरी स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर भारत के नक्शे से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ एक बेहद खूबसूरत ट्री ऑफ लाइफ है, जिसकी पत्तियां अलग अलग रंगों से चमक रही हैं। ये विजुअल तो बहुत ही पॉजिटिव और जीवंत है ना? क्योंकि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व केवल किताबी शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके हैं। भाग 3 और भाग 4 का सामंजस्य परिपक्व शासन की पहचान है। मतलब संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। हाँ, एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो विशाल विविधता को एक समावेशी लोकतंत्र के साथ सफलतापूर्वक बांधे रखता है। मेरी एक अंतिम शंका है, इतने दशक पहले लिखा गया एक दस्तावेज आज के आधुनिक दौर में जीवंत कैसे बना रह सकता है? क्योंकि ये जड़ या कठोर नहीं है। इसमें समय के साथ ढलने की, खुद को बदलने की क्षमता है। इसकी जड़ें मजबूत हैं, पर शाखाएं नई हवाओं के साथ झूम सकती हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। और यहाँ हमारा आखिरी एग्जाम अलर्ट है, उल्लिखित न्याय या समता क्या है और संविधान की सबसे बड़ी सफलता क्या है? और इसका उत्तर है नागरिकों के जीवन जीने के सिद्धांत और भारत की विशाल विविधता को मजबूत केंद्र के साथ बांधना। वाओ, आज की इस गहन चर्चा ने तो वाकई संविधान को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अनुच्छेद और कानूनी शब्द अब सिर्फ नीरस पन्ने नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का आधार लग रहे हैं। मुझे भी बहुत संतोष है कि हम इसके इतने गहरे पहलुओं पर बात कर पाए। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये हमारा है। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इतने बड़े टॉपिक को इतनी आसानी से डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। आज हमने देखा कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जरा सोचिए, जब ये संविधान लिखा गया था तब इंटरनेट नहीं था। आज के इस डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में क्या हमें डेटा प्राइवेसी या डिजिटल अधिकारों को भी संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा मानना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है। इसी सोच के साथ हम आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और सीखते रहिए।